मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए सेशन पर, जो है आपका जियोग्राफी से संबंधित। आज हमारी आपके सामने पहली क्लास पहुंच रही है दोस्तों, और हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड और आकाश गंगा से संबंधित बातें। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्स और क्या है, गैलेक्सी के संबंध में। और यहां से करेंगे एक एक करके शुरुआत। पहले कुछ देंगे हम जो सूक्ष्म जानकारियां हैं, जहां से प्रश्न तो नहीं बनते हैं, लेकिन दोस्तों जानना बहुत जरूरी हो जाता है। खैर, छोटे लेवल में प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं कई बार कि जी हाँ दोस्तों, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, क्षेत्रीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ऐसे भी प्रश्न देखने को मिले हैं, वो बात की बात है। लेकिन पहले जानेंगे आज शुरू से कहानी आखिर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देर किस बात की ही, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और लीजिए क्लास का आनंद। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रह्मांड के संबंध में, ठीक है, तो पहले हम लोग भूगोल से संबंधित बातों को जानते हैं। ठीक है, भूगोल। देखिए दोस्तों, भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है भू और दूसरा है गोल। ठीक है, तो भू धन है गोल। भू मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी। गोल मतलब होता है आकार। जिसका आकार क्या हो दोस्तों, गोलाकार हो, वह भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपने समझा। भूगोल के लिए जो शब्द अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है वो है जियोग्राफी। क्या, जियोग्राफी है। अब देखिए दोस्तों, जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है भैया जियो, ठीक है, और दूसरा है ग्राफी। ठीक है, एक है जियो प्लस दूसरा है ग्राफी। ग्राफी और जियो का मतलब होता है भू, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या फिर अध्ययन करना। ठीक है, वर्णन करना या फिर अध्ययन करना। कहने का मतलब, जिसके तहत, भू मतलब क्या होती है, पृथ्वी। ठीक है, जिसके तहत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है उसी को जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जो जियोग्राफी शब्द है, सबसे पहले एक हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे, इरेटोस्थनीज जी। क्या नाम था इनको, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने ही सबसे पहले उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, जिसका नाम था जियोग्राफिया या जियोग्राफिका। ठीक है, जियोग्राफिया। ठीक है, ग्राफिया, ग्राफिया या फिर दोस्तों जियोग्राफिका भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो देख लीजिएगा, जियोग्राफिका। इस पुस्तक में ही सबसे पहली बार जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, क्या, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए इसी शब्द का जनक जियोग्राफी। इस शब्द का जनक इरेटोस्थनीज जी हैं। कौन है, इरेटोस्थनीज हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, तो एक हमारे हैं, जी हाँ दोस्तों, महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिनका नाम था हेरोडोटस। ठीक है ना दोस्तों, और एक होते थे हिकेटेयस। तो हिकेटेयस को नहीं जियोग्राफी का क्या कहा गया, पिता कहा गया। किसको कहा गया, हिकेटेयस को, याद रखिएगा। हिकेटेयस को जियोग्राफी का पिता कहा जाता है। ठीक है, जियोग्राफी का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है।
देखिए दोस्तों, हिकेटियस को क्या कहा जाता है? जियोग्राफी का पिता कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, बहुत शानदार बात, हिकेटियस को तो जियोग्राफी का पिता कहा जाता है, लेकिन किसने कहा, क्यों कहा, ये भी जान लीजिए। एक हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे H.F. टॉजर, ठीक है, H.F. टॉजर जी, उन्होंने ही, जी हाँ दोस्तों, जब हिकेटियस की पुस्तक है जेस पीरियड्स, ठीक है ना, जेस पीरियड्स नामक एक पुस्तक है, पीरियड्स नामक पुस्तक है किसकी दोस्तों? हिकेटियस की। जब इसका अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद यह बताया कि हमारे जियोग्राफी के पिता हिकेटियस साहब हैं, और इन्हीं को ही माना जाता है क्या दोस्तों? जियोग्राफी का पिता। क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो जियोग्राफी क्या है? जब हम पृथ्वी से जुड़े हुए तथ्यों का क्या करते हैं दोस्तों? अध्ययन करते हैं, चाहे वो आंतरिक रूप से हो या फिर बाह्य रूप से हो, ठीक है। जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसी का पूरा पार्ट्स भूगोल कहलाता है। पृथ्वी से जुड़े हुए, जी हाँ दोस्तों, चाहे आंतरिक रूप से या फिर बाह्य रूप से तथ्यों का जब हम अध्ययन करते हैं या पार्ट्स या भाग का अध्ययन करते हैं तो उसको जियोग्राफी की संज्ञा दी जाती है। अब दोस्तों, हिकेटियस वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है और जल मंडल है उन दोनों का परस्पर संबंध अच्छे से अगर किसी ने दिया है तो वह हिकेटियस ने दिया है। किसने दिया है? वह हिकेटियस ने दिया है। इसीलिए हिकेटियस को नहीं क्या कहा जाता है? जियोग्राफी का पिता कहा जाता है। तो इतनी बातें थी दोस्तों, इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। चलें आगे। अब देखिए दोस्तों, आधुनिक भूगोल का पिता जो कहा जाता है वह अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, कुछ पॉइंटें हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। आधुनिक भूगोल का पिता, भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। किसको? वान हम्बोल्ट को कहा जाता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, मानव भूगोल का पिता जो कहा जाता है वह फ्रेडरिक रेटजल को कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता, फ्रेडरिक रेटजल को कहा जाता है, ठीक है। फ्रेडरिक रेटजल को कहा जाता है। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्षेत्रीय भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। ये बातें हैं दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए। ये अपने आप में बहुत शानदार बातें हैं। जितना भी आप पढ़ लें उतना कमज़ोर रहता है दोस्तों, क्योंकि जितनी चीज़ें जानना है आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। दोस्तों, तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी ना, एकदम अपने आप में शानदार बातें हैं, ठीक है। चले आगे देखिए दोस्तों।
तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ से निकल करके आती हैं। शून्य के जनक कौन? आर्यभट्ट कहलाते हैं। वातावरण का जनक किसे कहा जाता है? जो वातावरण के बारे में अच्छे से बताया है वह आपका हेरोडोटस को कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे अर्थात वाक्यांश निकल के आते हैं, लेकिन ये मैं अगर इस लेवल पर आकर के बात करूं तो फिर ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। अब मुझे बड़े लेवल पर जैसे बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जी हाँ, आप जानते हैं एसआई लेवल के लिए बहुत बड़ा पद है, तो उसके लिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ एसआई वाले बच्चों के लिए, तो एसआई जैसे ही बात मुझे करना चाहिए, थोड़ा गहराई पर बातें करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत शानदार बातें निकल करके आती हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले अर्थात जी हाँ दोस्तों जो बात करेंगे वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत हैं, चाहे वह बिग बैंग सिद्धांत जिसे महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है उसको कर ले लीजिए, या फिर दोस्तों दोलन का सिद्धांत ले लीजिए, या स्फीति का सिद्धांत ले लीजिए। जो भी अर्थात इस तरह के सिद्धांत हैं आज उन्हीं पर हमको एक एक करके बातें करना चाहिए। फिर अगर समय रहा तो जी हाँ दोस्तों हम लोग आकाश गंगा पर चलेंगे, नहीं फिर अगले पार्ट्स में आकाश गंगा के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए दोस्तों अब हमारे पास क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वह है ब्रह्मांड क्या होता है। सबसे पहली बात तो ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं हम लोग। ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स भी कहा जाता है, कॉस्मोस भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसीलिए ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ध्यान देते रहिएगा। ब्रह्मांड जो है वह ऊर्जा एवं द्रव्य का सम्मिलित रूप है। ठीक है, ब्रह्मांड सम्मिलित रूप है। कहने का मतलब जो आपको नहीं, ठीक है, आपके आंखों से छोटे से लेकर बड़े तक दृश्यमान होता है वह सब ब्रह्मांड की संज्ञा में आता है। ब्रह्मांड में जी हाँ दोस्तों क्या होता चाहिए? ऊर्जा भी है और द्रव्य भी है। ऊर्जा मतलब एनर्जी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमारे ब्रह्मांड में एनर्जी का एक विशाल काय पार्ट्स है। उसी तरह दोस्तों द्रव्य, ठीक है, द्रव्य मतलब पदार्थ भी कह सकते हो, आखिर यहाँ पर मैटर भी है। अब पदार्थ में आप जानते हैं ठोस भी आता है, द्रव भी आता है, गैस भी आता है, प्लाज्मा भी आता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी आता है। ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, याद रखिएगा नहीं। तो दोस्तों ये अर्थात 5 पार्ट्स आते हैं। और नो डाउट अगर आज पृथ्वी ठोस है, आज आपका शुक्र ठोस है, मंगल आपका ठोस है, तो जाहिर सी बात है इसी तरह गैसीय अवस्था में भी है। जैसे बहुत सारे ग्रह, 4 जो आपके बाह्य ग्रह हैं, अभी पता चलेगा बाह्य ग्रह आगे जब बात करेंगे नहीं, तो कहने का मतलब जो गैसीय ग्रह भी हैं, गैस का भी बहुत बड़ा पार्ट्स है। तो इस तरह जी हाँ हमारा जो ब्रह्मांड है वह ऊर्जा एवं द्रव्य का सम्मिलित रूप है। और आपको बता दें ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का मात्र 4% ही दृष्टिगोचर है। कहने का मतलब दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देता है, ठीक है, दृष्टिगोचर है, बाकी कुछ दृष्टिगोचर नहीं है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। 96% जो है दोस्तों हमको ब्रह्मांड का पार्ट दिखाई नहीं देता है, 96% हमको भाग दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह आप यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो एकदम ध्यान देने वाली बातें हैं, जानने वाली बातें हैं, ठीक है। आइए चलते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ जो सिद्धांत हैं
उन पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, अब देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में अगर हम देखें तो कई सिद्धांत हैं। ऐसा नहीं कि सिद्धांत नहीं, कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो सबसे कारगर सिद्धांत वो है महाविस्फोट का सिद्धांत। सबसे कारगर सिद्धांत जो है वह है महाविस्फोट का सिद्धांत, और महाविस्फोट के सिद्धांत को जो मेन रूप दिया है वह जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ समझते हैं एक एक। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे महान सिद्धांत है महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट, ठीक है, महाविस्फोट का सिद्धांत। दोस्तों इसी सिद्धांत को इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी, ज्यादातर इसी के नाम से जाना जाता है, बिग बैंग, ठीक है, थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद कौन सा सिद्धांत आता है? उसके बाद आता है दोलन का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? दोलन का सिद्धांत। दोलन का सिद्धांत है, ये भी सिद्धांत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद आपका जो सिद्धांत आता है वह आपके जो साम्यावस्था का सिद्धांत जिसे कहते हैं हम लोग सशस्त्र सृष्टि का सिद्धांत। क्या? सतत, ठीक है, सतत सृष्टि का सिद्धांत, सृष्टि का सिद्धांत है। यहाँ से भी बातें आप जानते हैं, सतत सृष्टि का सिद्धांत है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, और एक है दोस्तों जिसका नाम है स्फीति सिद्धांत। ठीक है, स्फीति सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत हैं, इन्हीं पर प्रश्न बनता है, तो इन्हीं को नोट करना है आपको एक एक करके। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर दोलन का सिद्धांत किसने दिया, सतत सृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों एक एक करके हमें जानना चाहिए। तो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो हमने बताया भाई जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया। किसने दिया? जॉर्ज लेमेंतियर ने दे दिया। चलिए भाई, जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया। फिर दोलन का सिद्धांत किसने दिया? तो दोलन का सिद्धांत जो दिया है एलन संडेज ने दिया। ठीक है, डॉक्टर एलन संडेज ने दिया, मान लीजिए, ठीक है, संडेज ने दिया। फिर दोस्तों आपका सतत सृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो सतत सृष्टि का सिद्धांत जो दिया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने दिया था। थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने दिया है। ठीक है, हरमन बांडी ने दिया है। फिर आपका नी स्फीति का सिद्धांत एलन गुथ ने दिया है। किसने दिया था? डॉक्टर एलन गुथ ने दिया था। तो ये जो सिद्धांत हैं दोस्तों, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बहुत ही कारगर सिद्धांत हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। और फिर हम लोग महाविस्फोट के सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं, महाविस्फोट के सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं, तो इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। नहीं, ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, ठीक है, लिख लिए हैं आप लोग। आइए अब हम लोग बात करेंगे किस पर?
बिग बैंग सिद्धांत पर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो हमारा बिग बैंग सिद्धांत है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार बातें हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ना, तो ब्रह्मांड हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। चलिए, बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं इसको, डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ। आइए दोस्तों ध्यान से समझिए, यह सिद्धांत कब आया था? 1927 ईस्वी में। किसने दिया था? तो जॉर्ज लेवेंटियर ने दिया था। ठीक है, लेवेंटियर, कहीं कहीं लेवेंटियर लिख दिया है। ठीक है, इसका जो स्पष्ट व्याख्या दिया है वह 1967 ईस्वी में बिगनर ने दिया था। किसने दिया था? बिगनर ने दिया था। और जो हमारे जॉर्ज लेवेंटियर थे वो कहाँ के थे? तो बेल्जियम के थे। ये भी प्रश्न अगर आता है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, कहाँ के थे? बेल्जियम के। एक खगोल शास्त्री थे, साथ ही साथ खगोलज्ञ जिसे कहते हो, खगोल शास्त्री थे, और साथ ही साथ जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पादरी भी थे। क्या थे? पादरी। तो यहाँ से भी देखिएगा। आइए दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार हर एक बात को समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार देखिए दोस्तों, हम लोगों को ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डीप में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, एक एक बातें बताना हमारे लिए फिर बहुत बड़ी क्लास है, लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा हर एक पार्ट्स पर हम लोग बातें कर लें और आपको समझ में भी आ जाए। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? जॉर्ज लेवेंटियर ने कहा आज से, ठीक है, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व क्या होता है भाई? ठीक है, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व जो वर्तमान में आपको अनेकों पिंड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपका उल्का पिंड भी है, क्षुद्र ग्रह भी हैं, ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, ठीक है, धूमकेतु भी हैं, पुच्छल तारा भी हैं, फिर आपका अनेकों आकाशगंगाएं हैं, अनेकों तारे हैं, और इसी तरह दोस्तों बहुत सारा जो पार्ट्स ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, मतलब ऊपर अंतरिक्ष में या पृथ्वी पर, यह सब एक था। यह सब क्या था? एक था। और उसको जो बताया, इन्होंने बताया कि भाई शून्य की भांति था। क्या था? शून्य की भांति था। और यह शून्य की भांति होने के नाते ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत अच्छी तरह से बात बताता हूँ। यहाँ ध्यान से समझिएगा, नहीं फिर हमको मत कहिएगा। इन्होंने कहा, जॉर्ज लेवेंटियर ने, आज से 15 अरब वर्ष पूर्व जो वर्तमान में तुमको असंख्य पिंड दिखाई दे रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ एक शून्य की भांति थे। यह सिर्फ और सिर्फ एक शून्य की भांति था। और इसी शून्य को इन्होंने क्या कहा भैया? सिंगुलैरिटी के नाम से जाना है। किसके नाम से? इन्होंने इसको नाम दिया सिंगुलैरिटी। ध्यान से समझते जाइएगा, सिंगुलैरिटी, ठीक है, सिंगुलैरिटी नाम दिया इस शून्य को ने। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने और क्या कहा कि तत्व की छोटी अवस्था, तत्व की सबसे छोटी अवस्था जो होती है वह क्वार्क कहलाती है। क्या कहलाती है?
क्वार्क कहलाती है। बहुत छोटी अवस्था होती है जो दिखाई नहीं देती है, एकदम छोटा पार्ट्स होता है जो हमारे आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होता क्वार्क। और क्वार्क होता है क्या दृष्टिगोचर? हाँ होता है, याद रखिएगा, लेकिन बहुत छोटा पार्ट्स होता है पिंड का। अब देखिए दोस्तों, क्वार्क का अर्थात जी हाँ दोस्तों 6 अवस्थाएं बताई गई। क्वार्क की क्या बताई गई? 6 अवस्थाएं बताई गई, जिसमें से अप है, डाउन है, ठीक है ना दोस्तों, टॉप है, बॉटम है, लार्ज अर्थात चार्म है, और हेड्रॉन्च। तो कहने का मतलब ध्यान से समझते जाइएगा, क्वार्क की कुल 6 अवस्थाएं बताई गई, ठीक है। क्वार्क की क्या अर्थात कुल 6 अवस्थाएं बताई गई। आपका लिख लीजिएगा, टॉप है, बॉटम है, अप है, डाउन है, ध्यान से समझते जाइएगा, डाउन है, ठीक है, चार्म है, और स्ट्रेंज, छठवां आपका स्ट्रेंज। याद रखिएगा, जब क्वार्क की इनमें से कोई भी 3 अवस्था मिलती है, क्वार्क की इनमें से कोई भी 3 अवस्था मिलती है तत्व में, तो दोस्तों वह पार्ट्स हमको दृष्टिगोचर होता है। ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत छोटा छोटा बारीक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, जी हाँ दोस्तों, जो वर्तमान में ब्रह्मांड में असंख्य पिंड दिखाई दे रहे हैं, वह सिर्फ एक पिंड था जिसको सिंगुलरिटी नाम दिया गया, और यह शून्य की भांति था। इस पिंड में स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल था। इस पिंड में स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल था। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है आकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है? आकर्षण शक्ति। जिसमें भी आकर्षण शक्ति होती है वह छोटे छोटे पार्ट को क्या करता है? अपनी ओर खींच लेता है। छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करता है? अपनी ओर खींच लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है, कोई पढ़ा लिखा इंसान होता है जिसके अंदर ज्ञान होता है, तो कई लोग उसको सम्मान देते हैं और उसके पास बैठते हैं, उससे लेते हैं ज्ञान और सीखते हैं। एक तो ज्ञान हो गया। दूसरा हो गया धन। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, याद रखिएगा, वह व्यक्ति क्या करता है, देखे होंगे, उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपनी तरफ खींचता है। तीसरा होता है सुंदरता। जी हाँ दोस्तों, जब कोई आखिर चला जाता रहता है और सुंदर रहता है, तो उसको हम एक टक क्या करते हैं? देखते रहते हैं ना। तो कहते हैं उसने दीवाना कर दिया हमें एक बार देखकर। उसने दीवाना कर दिया हमें एक बार देखकर, हम कुछ नहीं कर पाए लगातार देखकर। दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर बातें यहाँ जैसे इंस्पेक्टर वर्दी है, वर्दी आपको सिर्फ, जी हाँ, जो पहना हुआ बंदा है वह एक बार, लेकिन जो स्टार है, ठीक है, स्टार की चमक सिर्फ आपके चेहरे में एक बार पड़ी और आप लगातार उसी को देखते रहे, कहे काश यह मिल जाता, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देखे होंगे कई तरीके से आदमी क्या करता है? आकर्षित करता है, ठीक है। तो इसी तरह पद भी है। तो ये छोटे छोटे जो इसके पास पार्ट्स थे, ठीक है ना, तत्वों के छोटे छोटे पार्ट्स जो अणु से निकले, मतलब वह छोटे छोटे पार्ट्स क्या थे, जो थे उनको क्या किया दोस्तों? यह अपनी ओर आकर्षित किया, ठीक है ना दोस्तों। जब अपनी ओर आकर्षित किया तो ध्यान से देखते जाइएगा, इन सारे पार्ट्सों को अंदर समाहित करता गया। अब जब समाहित करता गया तो इसका कुछ मान है ना, ये बढ़ता चला गया इसका आकार। अब जब आकार बढ़ेगा, ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह इसका आकार क्या होते लगा? वृद्धि होने लगी। जस बढ़ेगा तत्तस गुरुत्वाकर्षण बढ़ता चला जाएगा। और दोस्तों हमने क्या कहा, अभी यहाँ पर ध्यान से समझते जाइएगा, हमने कहा कि इसका आकार वृद्धि होती चली जा रही है, तो इसमें क्या होता जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता चला जाएगा। और बढ़ता क्यों चला जाएगा दोस्तों? क्योंकि इसका आकार बढ़ रहा है। और जब किसी पिंड का क्या होगा? आकार बढ़ेगा, तो दोस्तों क्या होता है? जी हाँ, घनत्व बढ़ेगा। क्यों घनत्व बढ़ेगा? आप जानते हैं क्यों घनत्व बढ़ेगा?
क्योंकि इसमें दाब बढ़ रहा है। जब दाब बढ़ेगा तो घनत्व अपने आप बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगी तो ऊष्मा, जी हाँ दोस्तों, बढ़ना ही बढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो तत्व के छोटे छोटे पार्ट बनते जाते हैं दोस्तों, मिल करके, जब यह कई बार मिलते हैं तो एक लंबे समय के बाद क्या होता है दोस्तों, हेड्रॉन का निर्माण होता है। और जब हेड्रॉन का निर्माण होता है तो पिंड के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जन्म लेता है। ठीक है, क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जन्म लेता है दोस्तों, और यहां से फिर उत्पन्न होती है ऊष्मा। जब यहां पर क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा तो इसमें क्या होगी, ऊष्मा बढ़ेगी, और जब ऊष्मा बढ़ेगी तो एक समय है ऊष्मा इतना बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों पिंड का आकार बढ़ता चला जा रहा है, तो एक समय ऐसा आया कि ये पिंड का इतना ज़्यादा अपने आप में ऊष्मा बढ़ गई कि इसकी सहन शक्ति क्या हो गई, और कमज़ोर हो गई। जब कमज़ोर हो गई तो इसी में होता है एक बहुत बड़ा विस्फोट। इसी में क्या होता है, एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिससे ये पिंड क्या करता है, बाहर कई पिंडों में बिखर जाता है। इसी विस्फोट को, जो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, इसी विस्फोट को नहीं, याद रखिएगा दोस्तों, कई पार्टों में अर्थात बड़े बड़े और छोटे छोटे पिंडों में क्या हुआ, अर्थात बट गया। अनेकों पिंड में, कुछ बड़े कुछ छोटे, ठीक है ना दोस्तों, कुछ बड़े कुछ छोटे, ऐसे है असंख्य पिंड निकल करके आए। ठीक है, ऐसे असंख्य पिंड निकल करके आ गए दोस्तों। इसी को बोला गया महाविस्फोट का सिद्धांत। इसी को क्या बोला गया, महाविस्फोट का सिद्धांत बोला गया। कारण यही था, कारण यही था। आपको अगर ना समझ में आया हो तो फिर से मैं एक बार कोशिश करूंगा समझाने की। कुछ अनेकों पिंड, जी हाँ दोस्तों, छोटे बड़े पिंड क्या हुए, अर्थात निकल करके आ गए। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा विस्फोट होकर अनेकों पिंड जन्म ले लिए। अब यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपके असंख्य पिंड ऐसे ब्रह्मांड में फैल गए। असंख्य पिंड, फिर से समझिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार आज से 15 अरब वर्ष पूर्व लगभग क्या होता है दोस्तों, एक ब्रह्मांड में पिंड होता है, जो वर्तमान में असंख्य पिंड दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक पिंड होता है जिसमें स्वयं का गुरुत्वाकर्षण होता है, और इसको नाम दिया गया सिंगुलैरिटी। और दोस्तों इसमें स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ये अपने आसपास के पिंडों को क्या करता है, अपने अंदर आकर्षित करता है। आकर्षित करने के बाद जब यह कई पिंडों को अपने अंदर समाहित करता है तो इसका आकार बढ़ता हुआ चला जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आकार बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगी तो ऊष्मा बढ़ेगी। और जब यह बढ़ता हुआ चला गया तो एक समय ऐसे आया कि इसमें जो सहन शक्ति है वह कमज़ोर पड़ गई। जैसे क्या होता है दोस्तों, कोई बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा है या फिर जिसको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन रोज़ तुम उसको अगर टॉर्चर करोगे, बार बार परेशान करोगे, एक ही बात को लेकर के परेशान करोगे, तो उसके अंदर अपने आप क्या होता है दोस्तों, गुस्सा बाहर आ जाएगा। उसके अंदर अपने आप से क्या होगा, गुस्सा बाहर आ जाएगा, और जब वह बोलेगा ना तो कोई नहीं बोले पाएगा। क्यों? क्योंकि आज उसके अंदर का वेग निकल रहा है। तो दोस्तों यही कारण होता है कि इसमें जब ऊष्मा एक समय ऐसे हो जाएगी, जब सहन शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी, मतलब पावर, तो यह टूटेगा, और टूट के अनेकों पिंड में क्या करेगा दोस्तों, बिखरेगा। और जब बिखरेगा दोस्तों तो इन्हीं बिखराव के कारण क्या हुआ, ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, कई आकाश गंगाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये आकाश गंगाएं क्या होती हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। जो छोटा पिंड है अब इसमें भी आकर्षण शक्ति होगी। ठीक है,
सब में आकर्षण शक्ति, तो बड़ा अर्थात छोटे को आकर्षित करेगा, छोटा बड़े को आकर्षित करेगा। तो बड़े वाले में भाई क्योंकि मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दोस्तों बड़े वाले में गुरुत्वाकर्षण मान ज़्यादा है। तो इस तरह कई छोटे छोटे पिंडों को मिलाकर फिर यह एक बड़ा पिंड बनेगा, फिर ऐसा एक पिंड बड़ा सा निर्माण ले लेगा, फिर इसमें सहन शक्ति कमजोर पड़ेगी, ठीक है ना दोस्तों। फिर इसमें विस्फोट होगा तो फिर अनेकों पिंड अर्थात निकलेंगे। तो जब इसमें विस्फोट हुआ आकाश गंगाओं में, तो ऐसे असंख्य तारों का निर्माण हुआ। फिर जब तारों में विस्फोट हुआ तो दोस्तों अनेकों ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर अनेकों ग्रहों में जब विस्फोट हुआ तो दोस्तों फिर अनेकों उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस तरह कर करके दोस्तों जी हाँ पूरे ब्रह्मांड में निर्माण हुआ, और इस तरह में ही आपका जो सौर मंडल है वह बाहर निकल करके आता है। तो दोस्तों नोट करिए, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में एक शून्य की भांति पिंड था जिसे सिंगुलरिटी के नाम से जाना गया, ठीक है। इसी पिंड में स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण यह अपने आसपास के छोटे पिंडों को जी हाँ दोस्तों क्या किया, अपने अंदर समाहित किया। समाहित जैसे जैसे करता गया इसका आकार बढ़ता गया, और आकार बढ़ा तो दाब बढ़ा, दाब बढ़ा तो घनत्व बढ़ा, घनत्व बढ़ा तो ऊष्मा बढ़ी, और एक समय इसमें विस्फोट होता है। इसी विस्फोट को महाविस्फोट के नाम से जाना गया, ठीक है दोस्तों। इसी विस्फोट को महाविस्फोट के नाम से जाना गया, और दोस्तों इसी तरह विस्फोट होता रहा, और जिसके कारण अनेकों आकाशगंगाएं, अनेकों तारे, अनेकों ग्रह, अनेकों उपग्रहों का निर्माण होता है। बातें समझ में आई? तो दोस्तों ये था आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग का सिद्धांत। क्या? बिग बैंग का सिद्धांत, जो अपने आप में बहुत ही कारगर सिद्धांत था। तो दोस्तों आपने तो देख लिया होगा, ठीक है, आपने देख लिया होगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अब हम लोग कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर को समझेंगे, जिसको कोवे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोवे, कोवे बहुत प्रसिद्ध है। जिस बच्चे को ना समझ में आया हो एक बार बना लें, फिर मैं कोवे पर आता हूं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, अब जो बिग बैंग थ्योरी आई, क्या यह सही है कि नहीं है, इसी को लेकर के बहुत सारे प्रयोग किए गए, ठीक है। तो इन्हीं प्रयोगों में पहला प्रयोग आपका जो प्रमुख है वह है कोवे। वह क्या है दोस्तों? आपके कोवे, ठीक है। इसको इंग्लिश में कोवे ऐसे, ठीक है, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर कहते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत के इस प्रयोग के इसे जॉन मेदर की देखरेख में हुआ था। जॉन मेदर यूएसए के महान वैज्ञानिक। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? यह प्रयोग जॉन मेदर के देखरेख में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ? पृथ्वी के धरातल से, पृथ्वी के
धरातल, धरातल, ठीक है ना। धरातल मतलब जैसे यह हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अगर ये पृथ्वी का केंद्र है तो ये है पृथ्वी की सतह। इसी सतह से 894 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, 894 किलोमीटर ऊपर क्या किया जाता है, एक संचार उपग्रह स्थापित किया जाता है, ठीक है। उपग्रह क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, ठीक है, जो एक कोवे के नाम से जाना जाता है और ये ध्रुवीय उपग्रह है, ठीक है। क्या है, ध्रुवीय कक्षा में नहीं। अब देखिए दोस्तों कब किया जाता है, तो 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में यह आता है। ये बातें आपको समझना चाहिए था क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से जो अर्थात दोस्तों यह संचार उपग्रह, ये संचार उपग्रह था, ठीक है। जो संचार उपग्रह स्थापित किया गया था 894 किलोमीटर पर, वह देखा गया दोस्तों एक लंबे समय के बाद क्या होता है, उसमें प्रसार जारी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ऐसे स्थिति पे रखा गया उसको कि दोस्तों देखा गया क्या ऐसा करने से विस्तार होता है कि नहीं होता है, छोटे पिंड इसमें आकर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो यह जो प्रयोग हुआ एकदम सही था, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह आप यहाँ से भी जान सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था जिसको लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के नाम से जाना जाता है, कोलाइडर के नाम से जाना जाता है। इसको LHC के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह मार्च 2010 में हुआ था। कब हुआ था, मार्च 2010 में। क्या किया गया भैया, फ्रांस का नाम सुने हैं, फ्रांस, एक फ्रांस है, दूसरा है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, दोनों की सीमा एक दूसरे से लगती है। इसी में 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर, ठीक है, 100 फीट नीचे पृथ्वी की धरातल से 100 फीट नीचे और 27 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर लंबी एक सुरंग खोदी गई। इसी में जो ब्रह्मांड से संबंधित क्या था, एक तत्व होता है, एक रस होता है, उसको डाला गया। ध्यान समझते जाइएगा, ठीक है। 27 किलोमीटर जब इसमें एक छोटा सा पिंड डाला गया तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें उसी ताप और दाब को बढ़ाया गया। जब ताप और दाब को बढ़ाया गया तो जो छोटे छोटे पार्ट्स थे अर्थात उनको क्या कर लिया, इसको अपने अंदर समाहित कर लिया। और क्या होता गया दोस्तों, इसका भी आकार बढ़ता चला गया। जब आकार बढ़ता चला गया तो अंततः यह पाया गया दोस्तों कि यह पिंड जो है दोस्तों बहुत बड़ा आकार ले लिया। इसीलिए इसको गॉड पार्टिकल्स का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, गॉड पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स का नाम दिया गया। इसी को हिंदी में ईश्वरीय कण कहा गया, ठीक है, ईश्वरीय कण कहा गया था, याद रखिएगा। मतलब इसमें विस्तार इतना तेज हुआ कि दोस्तों अब इसमें भी विस्फोट होगा। तो कहने का मतलब जब विस्तार होगा तो विस्फोट होना है, याद रखिएगा। तो इसी तरह इसको गॉड पार्टिकल्स भी कहा गया और साथ ही साथ इसी को हिग्स बोसान के नाम से भी जाना जाता है। हिग्स बोसान, पीटर हिग्स एक वैज्ञानिक थे और एक आपके यहाँ, जी हाँ दोस्तों, बोस साहब जो वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिल करके यह रूप दिया था। तो इस तरह दोस्तों आप जान जाइएगा कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमने हर चीज़ बताने का प्रयास किया।
अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो आपका नो डाउट, जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलें, आइए। दोलन का सिद्धांत, देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तथ्य दिए हैं, लेकिन जो बिग बैंग थ्योरी थी वो सबसे कारगर है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो है वह सबसे कारगर है, और इसमें आपके स्टीफन हॉकिंस साहब ने भी 2 पुस्तकें लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जी हाँ दोस्तों, और दूसरी थी ग्रांड डिजाइन, जो इसी से संबंधित थे, बिग बैंग थ्योरी से ही, और दोनों एकदम, जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत बताया कि ठीक था। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। दोलन का सिद्धांत, ठीक है, दोलन का सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर एलन संडेज ने दिया। किसने दिया दोस्तों? डॉक्टर एलन संडेज ने दिया ना, डॉक्टर एलन संडेज ने दिया, याद रखिएगा। इन्होंने क्या बताया कि जैसे दोस्तों, अर्थात एक लोलक होता है ना, लोलक, ये लोलक है, तो लोलक क्या होता है भाई? ऐसे अर्थात काम करता है, फिर ऐसे काम करता है। कहने का मतलब, पहले इधर जाएगा फिर आएगा, विस्तार होगा घटेगा, विस्तार होगा घटेगा, इसी तरह। ठीक है, तो इन्होंने भी कहा कि दोस्तों क्या होता है, ब्रह्मांड का, ठीक है, विस्तार होता है, ब्रह्मांड का विस्तार होता है, और फिर संकुचन होता है। ठीक है, ब्रह्मांड में फिर संकुचन होता है। तो ब्रह्मांड का विस्तार और फिर संकुचन होता है। ठीक है, जिस तरह एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप खींचते जाइए, बढ़ती चली जाएगी, छोड़ देंगे फिर आकर मिल जाएगी। रबड़ है, रबड़ को आप खींचेंगे फिर छोड़ेंगे फिर उसी तरह हो जाएंगे। उसी तरह इन्होंने भी ब्रह्मांड को भी बताया कि ब्रह्मांड में विस्तार होता है और, जी हाँ दोस्तों, संकुचन होता है। तो इन्होंने कहा, क्या कहा भैया, कि 42 अरब वर्ष, ठीक है, 42 अरब वर्ष इसमें विस्तार होता है। ठीक है, इसमें विस्तार होता है, ध्यान समझते जाइएगा। 42 अरब वर्ष इसमें विस्तार होता है, और फिर 42 अरब वर्ष, ठीक है, 42 अरब वर्ष इसमें संकुचन होता है। ठीक है, इसमें संकुचन होता है, यह बताया इन्होंने। ठीक है, और क्या बताया, कहा कि अभी 12 अरब वर्ष से, ठीक है, 12 अरब वर्ष से इसमें विस्तार जारी है। ठीक है, अरब वर्ष से इसमें विस्तार जारी है, मतलब बढ़ रहा है, और आगे क्या होगा दोस्तों, अभी 29 अरब वर्ष तक होता रहेगा, फिर इसमें क्या होगा, अर्थात संकुचन प्रारंभ हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, संकुचन प्रारंभ होगा। तो इस तरह की बातें इन्होंने कहा। किसने कहा दोस्तों? एलन संडेज साहब ने कहा। बातें समझ में आई तो याद रखने वाली बातें हैं, तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, फिर हमको ना कहिएगा, अभी हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं।
आइए अगला है स्फीति का सिद्धांत। इनको किसने दिया? तो डॉक्टर एलेन गुथ ने दिया। इन्होंने क्या बताया भैया? इन्होंने डार्क मैटर को स्वीकार किया, काला पदार्थ, काला पदार्थ को स्वीकार किया। कहा भाई ब्रह्मांड में डार्क मैटर है, डार्क मैटर है, मतलब अदृश्य भाग है, एक तरह से अदृश्य भाग है। अब आपको हमने पहले ही बताया था कि ब्रह्मांड का 4% कुल द्रव्यमान का, ठीक है, कुल द्रव्यमान का मात्र 4% भाग ही दिखाई देता है, ठीक है। ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का 4% ही भाग दिखाई देता है, 96% भाग, जी हाँ दोस्तों, अदृश्य है, ठीक है। कैसा है? अदृश्य है। तो इस तरह आप यहाँ से समझ सकते हैं 96% भाग क्या है? अदृश्य है। यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। अब देखिए जो 96% भाग अदृश्य है, इसमें क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए। 96% भाग क्या है? अदृश्य है। अब अदृश्य में भी क्या कहा गया कि जो 73%, 96% का 73% भाग है वह डार्क एनर्जी है, मतलब काली ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है ना दोस्तों। और आपका 23% भाग डार्क मैटर है, काला पदार्थ है। इस तरह की बातें भी स्वीकार किया इन्होंने और बताया भी। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। तो दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। सतत सृष्टि का सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने जो दिया वह भी एक बहुत ही कारगर सिद्धांत है। और इसमें भी इन्होंने क्या बताया कि जो ब्रह्मांड है, जो क्या है, ब्रह्मांड है दोस्तों, जब क्या होता है इसमें विस्तार चल रहा है, तो इन्होंने कहा कि आज अगर हमारे ब्रह्मांड में जो हमारी आकाश गंगाएं हैं और ये ब्रह्मांड का पूरा क्षेत्र है 28 पारसेक, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा होता है आपका क्षेत्र, ठीक है। 28 अरब पारसेक थोड़ा सा नहीं होता है, इतना बताया पूरा पार्ट्स को। तो इन्होंने कहा कि जो इतना बड़ा क्षेत्र है इसमें अनेकों अरबों आकाश गंगाएं हैं। आप जानेंगे अभी आकाश गंगा के बारे में हम लोग अगला पार्ट्स पढ़ेंगे, अब आज तो नहीं बात कर सकते क्योंकि टाइम भी देख करके चलना है। तो कह रहे हैं कि 28 जो आपकी अनेकों आकाश गंगाएं हैं और उनका जो मान घट नहीं रहा है, तो जब एक आकाश गंगा अपना स्थान छोड़कर दूसरे तरफ जाती है तो दूसरी आकाश गंगा क्या करती है, वहां पर जन्म ले लेती है, ठीक है। जैसे अगर हम हटे तो दूसरा आदमी अगर आकर यहीं जन्म ले ले तो उसका भार तो बराबर हो जाएगा ना, कुछ अंतर होगा भाई। जैसे एक मनुष्य है दूसरा मनुष्य, तो 2-4-10 किलो का अंतर आएगा, 20 किलो का अंतर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही कारण है। तो इन्होंने कहा कि भाई जी हाँ, स्फीति का सिद्धांत जो सतत सृष्टि का सिद्धांत संबंध रखता है वह इसी तरह रखता है। तो इस तरह आपने देखा कि ये सारी बातें रही हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में, ठीक है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो बिगनर ने, जी हाँ दोस्तों, व्याख्या दी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत का नी, वह बहुत ही शानदार दी। और इन्होंने भी एकदम जॉर्ज लेमेंतियर द्वारा दी गई बिग बैंग थ्योरी को सही बताया, ठीक है।
तो हर एक पार्ट्स पर हम लोगों ने आज क्या किया दोस्तों, आपकी चर्चा की है। आपसे निवेदन है कि इस पूरे पार्ट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो हमारा अगला पार्ट्स आएगा वह आकाश गंगा से संबंधित आएगा। किससे संबंधित आएगा? आकाश गंगा से संबंधित आएगा। और वहाँ पर पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आपको ने जो टालेमी ने अवधारणा दिया है, अप्रोच दिया है, उस पर बातें करेंगे। और फिर उनके अप्रोच को जो गलत सिद्ध किया कापरनिकस ने, उस पर बात करेंगे नहीं। और फिर आगे हम लोग आपको नहीं आकाश गंगा पर चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग ग्रह में प्रवेश करेंगे नहीं, ठीक है, सौर मंडल वाले पार्ट में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का पूरा पार्ट्स। आपको यह पार्ट्स कैसे लगा, अपना पूरा विचार ज़रूर दीजिएगा। आगे भी बातें अभी बहुत बड़ी बड़ी बताना है। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों थोड़ा सा टालेमी की अवधारणा को बता ही देता हूँ, ठीक है। चलते चलते कुछ थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए दोस्तों। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ अवधारणाएं निकल करके आती हैं। एक थे हमारे टालेमी, जी हाँ दोस्तों, टालेमी। और ये कहाँ के थे? तो मिस्र और यूनान के महान खगोलज्ञ थे, ठीक है। मिस्र और यूनान का मतलब क्या? यूनान एक अलग देश है, मिस्र और एक अलग देश। तो मिस्र में जन्म हुआ और पले बढ़े, शिक्षा दीक्षा लेकर के जो वहाँ पहुँचे यूनान में रहे, ठीक है। तो इसलिए मिस्र और यूनान। इन्होंने 140 ईस्वी में, ठीक है, 140 ईस्वी में यह बताया कि जो दोस्तों हमारा ब्रह्मांड है, उस समय ब्रह्मांडी दिया इनको इन्होंने नाम। उस ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है दोस्तों? पृथ्वी है, ठीक है। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या बताया? पृथ्वी है, जी हाँ। और ये बताया कि जो अनेकों पिंड अर्थात हैं, यहाँ तक कि सूर्य सहित, ठीक है, सूर्य सहित समस्त पिंड क्या करते हैं दोस्तों? इसकी परिक्रमा करते हैं। थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि सूर्य को बड़ा दिखाना है। तो कहाँ कि सूर्य सहित क्या होता है? ये पृथ्वी है आपका, जी हाँ दोस्तों, ये केंद्र में है। कहाँ? सूर्य सहित समस्त पिंड क्या करते हैं? इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और इसी अवधारणा को क्या कहा गया? जियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया। क्या कहा गया? जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियो मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। सेंटर मतलब केंद्र, सेंट्रिक मतलब केंद्रीय, ठीक है। तो जियोसेंट्रिक, जी हाँ दोस्तों, मतलब भू केंद्रीय अवधारणा। क्या? भू केंद्रीय अवधारणा दिया था, अर्थात है टालेमी ने। कब दिया था? 140 ईस्वी में। इसका खंडन किया किसने? पोलैंड के महान खगोलज्ञ कापरनिकस, ठीक है। क्या? कापरनिकस। कापरनिकस ने क्या कहा दोस्तों? कापरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के थे। और इन्होंने यह अवधारणा कब दी? 1543 ईस्वी में। इन्होंने कहा कि जो टालेमी ने अवधारणा दी है वह गलत है, ठीक है। और गलत क्या कहा इन्होंने? कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है। और पृथ्वी सहित अन्य समस्त ग्रह, पृथ्वी सहित अन्य समस्त ग्रह, ये पृथ्वी हो गई यहाँ, पृथ्वी सहित अन्य समस्त पिंड क्या करते हैं भैया? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और यही अवधारणा कहलाई क्या भैया? आपकी हेलियोसेंट्रिक। क्या कहलाई? हेलियोसेंट्रिक कहलाई, जी हाँ। हेलियो मतलब होता है सूर्य, सूर्य केंद्रीय अवधारणा कहलाई, ठीक है, याद रखिएगा। और ये वर्तमान में सही भी है दोस्तों। अब इसको पहचान लीजिए, पहले हेलियोसेंट्रिक आई कि जियोसेंट्रिक आई। तो ABCD पढ़ोगे तो आप पहले जी आता है, जी हाँ, बाद में एच आता है। तो एकदम सही बात है, पहले भा आता है फिर सा आता है। तो इस तरह दोस्तों भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय अवधारणा, जी हाँ। पहले टालेमी 3, जी हाँ दोस्तों, अक्षर हैं और इसमें कुल 6 अक्षर हैं।
तो पहले आप देख लीजिए। मिस्र में 2.5 अक्षर हैं, पोलैंड में 3.5 अक्षर हैं, तो पहले कम वाला आएगा, बाद में बाद वाला आएगा। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट्स था जिस पर हम लोग चलते चलते बात कर लिए। आगे भी बहुत शानदार विथ मैपिंग हम पढ़ाएंगे दोस्तों। आप सभी लोग एक एटलस ले लीजिएगा, एक ग्लोब ले लीजिएगा। अगर आपको अच्छे से मन लगाकर दिल लगी के साथ पढ़ाई करना है तो एटलस और एक मैप आता है, जी हाँ, वर्ल्ड का फिजिकल मैप, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इंडिया का पॉलिटिकल मैप, इंडिया का फिजिकल मैप। जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर इन चारों मैपों को लगा लीजिएगा स्टडी रूम में और सामने रखिएगा। पास में हमेशा एटलस की बुक होनी चाहिए, स्टूडेंट की लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड की, ठीक है, और साथ ही साथ एक ग्लोब होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ आप रखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि हर एक पार्ट्स को हम अच्छे से समझा ले जाएंगे। तो दीजिए हमें यहीं पर इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।